कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल, तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स के और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद से हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास शो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, नवनीत दमानी हैं और साथ ही हमारे साथ भूपेश शर्मा है बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश को एक बड़ा सम्मान मिला है। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के सम्मेलन में ये सम्मान दिया गया। मसालों पर हुए इस खास समिट में 500 से ज्यादा कारोबारियों ने इस सम्मेलन में देश भर से हिस्सा लिया और इस दौरान ये सम्मान ईटी नाउ स्वदेश को दिया गया। चलिए, कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े ही सिर्फ सवाल भेजें। स्टॉक इक्विटी मार्केट का हमारा शो सुबह 10:30 to 11:30 होता है। उस दौरान आप अपने सवाल वहां पर उस नंबर पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल पूछे, क्योंकि बहुत सारे सवाल शेयरों से जुड़े भी इस शो में भी आ रहे हैं, इसलिए ये मैंने बता दिया। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज भी शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर गोल्ड ने 57,149 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। नवनीत जी, क्या लग रहा है? 57,000, हालांकि वो तेजी टिकी नहीं, अब हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडर के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? इन स्तरों पे खरीदारी क्या समझदारी दिख रही है आपको? वेल विश्वमोहन जी, का प्राइसेस जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1910 और 1940 ये रेंज में काफी दिनों से हम ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल फंडामेंटल ट्रिगर्स तो काफी हद तक प्राइस में फैक्टरिंग हो चुके हैं और फेड की जो बैठक आने वाली है इस हफ्ते में, उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन रहेगा। उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी को लेके क्या स्टांस रहेगा इंडियन गवर्नमेंट बजट में, यूनियन बजट में, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हलचल हमको गोल्ड प्राइस में देखने मिल सकती है। बायस अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लगता है कि जब तक 1910 के ऊपर है थोड़ा बहुत ट्रैक्शन रह सकता है और 1940 तक की फिर जगह देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आपको 57,100 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 56,950 के आसपास स्टॉप लगाइए एंड 57,400 57,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ गोल्ड सिल्वर पे काफी सवाल हैं। शंभू है बंगलुरु से, सोने का छोटी अवधि का आउटलुक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में किस तरह का ट्रेंड रहेगा गोल्ड का? भूपेश जी बता दीजिए शंभू जी को। नमस्कार सर। इसमें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक गोल्ड $1,900 या कहे कि इंटरनेशनल वायदा में $1,895 के लेवल्स नहीं तोड़ता, तब तक गोल्ड में लेवल ही बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो गोल्ड में 57,000 या उसके नीचे 56,900 के आसपास कहीं भी गोल्ड अप्रैल वायदा मिलता है। हमें अप्रैल वायदा में लेकर लेवल ही करके व्यापार करना चाहिए। 56,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दोबारा से इसमें भाव 57,400 57,600 तक के संभावित रहे। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए। अब 6 महीने के लिए भी गोल्ड और सिल्वर का नजरिया जानना चाह रहे हैं। 6 महीने के लिए नवनीत जी क्या लग रहा है? नवनीत जी, गोल्ड सिल्वर में 6 महीने के लिए आपका नजरिया क्या है? वेल 6 महीने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिप नहीं आ सकता है। पॉसिबली आपको अच्छे एक एलिवेटेड लेवल पे गोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं 1940, जो कि एक क्वार्टर पहले $1,650 के आसपास है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन मामूली तौर पे आपको गोल्ड सिल्वर दोनों प्राइसेस में देखने मिल सकता है। बट मीडियम टर्म की अवधि से मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 12 महीने के टाइम फ्रेम में आपको 60,000 के आसपास गोल्ड और 82,000 से लेकर 85,000 के आसपास लेवल पे चांदी डोमेस्टिक लेवल पे देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। करंट लेवल पे थोड़ा सा एलिवेटेड है, यहाँ पे करेक्शन की संभावना हो सकती है। अगर आपकी परचेस पोस्टपोन कर सकते हैं तो थोड़े बेटर भाव आपको डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। भरत चेलानी जी थे जयपुर से, इनका सवाल था 6 महीने के लिए। तो आपके लिए यही सलाह नवनीत जी दे रहे हैं भरत जी कि आप डिप में खरीदारी करें और आपको 6 महीने में तो डेफिनेटली यहाँ पर तेजी का ट्रेंड बना रहेगा और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर नीचे में मौका तलाशे, जब भी बड़ी गिरावट आती है उस दौरान खरीदने की कोशिश करें और अपने वित्तीय सलाहकारों से भी राय लेते रहें।
अगले दर्शक हैं हमारे साथ इसके बंसल साहब है। लेड में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है भूपेश जी लेड में? जी सर, लेड का बाजार अभी 187.30 का दाम चल रहा है। लेड का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जब तक लेड 190 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक लेड में लेवल ही से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीचे में 185 और 184 तक के लेवल्स आसानी से देखे जा सकते अगले दर्शक है ब्रजेश पटेल हैं सूरत से। नेचुरल गैस 232 रुपए पे खरीदा है, बहुत ज़्यादा अभी तक तो नुकसान नहीं हो रहा है। एक महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है नवनीत जी, नेचुरल गैस में जिस तरह की गिरावट यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, क्या और आशंका है क्या, और क्या स्टॉप लॉस लगा ले? 232 पे बाइंग की पोजीशन इन्होंने बना रखी है। वेल विश्वमोहन जी, इस तरह से नेचुरल गैस की चाल चल रही है, वो एक महीने के प्राइस आउटलुक दो से 3 दिन में पूरे कर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रिटेल निवेशक दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ऑलरेडी इनकी पोजीशन अभी 232 पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, तो मेरे हिसाब से 220 का स्तर अगर टूट जाता है कन्विंसिंगली, तो आपको 202 और 195 का लेवल भी देखने मिल सकता है। नहीं तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि आज के सत्र में और कल के सत्र में आपको वापस 232, 235, 240 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। एक अच्छे लेवल से रिवर्सल देखने मिल रहा है अभी तक, आज के दिन में, अभी तक के सेशन में। तो अगर ये रिवर्सल खरा उतरता है तो आपको अच्छी पुल बैक देखने मिल सकती है, बट 220 के नीचे यहाँ से करीब करीब 8 से 9% का करेक्शन और गहरा सकता है। कोशिश यही करे 220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर वो वहाँ पर अगर सपोर्ट लग रहा है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखे, और आज अगर कुछ पुल बैक मिलता है तो हो सकता है कि आपके भाव के ऊपर आए, क्योंकि बहुत फर्क नहीं है। और नेचुरल गैस जैसे वॉलेटाइल काउंटर के लिए तो कुछ भी नहीं है, कभी भी ये इस आपके बाइंग प्राइस के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो भी करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं लगाए, और अपने एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया किस दायरे में कारोबार करेगा? जो करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल का, भूपेश जी किस रेंज में रह सकता है मार्च तक? हैं। जी सर, धनिया का बाजार की बात करें तो धनिया 7800 का दाम अभी ट्रेड में चल रहा है अप्रैल वायदा, और नीचे में देखें तो 7400 से लेकर 7250 तक के लेवल आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि धनिया का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। इसके साथ ही अगर दूसरे मसालों से इसकी तुलना करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई मसाले मार्केट दिखता है तो वो धनिया का बाजार है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं प्रशांत है आसनसोल से। 3 सवाल हैं इनके। सिल्वर मिनी पर पहले ले लेते हैं। 70,247 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए भूपेश जी सिल्वर मिनी में इनको? जी बिल्कुल, सिल्वर का चार्ट अगर देखा जाए तो लंबी दूरी का चार्ट इसमें अभी मेरे को एक करेक्टिव ही दिखता है, और नीचे में 66,500 और उसके नीचे 65,300 तक के लेवल आते हुए संभावित दिखते हैं। दूसरा सवाल सर। इनका नेचुरल गैस पे है 348 रुपए 90 पैसे पे 348.9 पर शॉर्ट किया है, काफी अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं, अब क्या करें? जी सर, नेचुरल गैस में इन्हें मुनाफा करना चाहिए। बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं अभी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की भाव को देखकर नेचुरल गैस में ले वाली की पोजीशन है, इसलिए नेचुरल गैस में इनको मुनाफा करना चाहिए। अन्यथा 235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का लगाना चाहिए। जी अब प्रशांत जी का आखिरी सवाल कच्चे तेल पर है। नवनीत जी आप बता दीजिए, 6,699 यानी 6699 पर शॉर्ट की पोजीशन इनकी खड़ी है, क्या करना चाहिए अब इनको? वेल मुझे लगता है कि आज के साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा 4-5 मिल सकते हैं। 6400 के नीचे का व्यू अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो आपका अगर 6450 6410 के बीच में मिले तो पोजीशन एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन कर सकते हैं। क्रिश है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नवनीत जी कॉपर में क्रिश को? वेल कॉपर प्राइसेस में थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 सेशन थोड़ा सा प्रेशर पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रह सकता है। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी है हमारी, और मुझे लगता है कि 780 785 का स्तर अगर नहीं निकलता है तो एक सेलिंग आपको जरूर देखने मिल सकती है यहाँ पर। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है रामपुर से। मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए भूपेश जी? मेंथा में क्या आउटलुक है आपका, क्या राय दे रहे हैं? जी सर, मेंथा ऑयल अभी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर आया हुआ है। अगर बात करें तो 997 का दाम चल रहा है। यहाँ पर मेंथा ऑयल में 980 990 के पास इनको मेंथा लेवल में लेवाली करके व्यापार करना चाहिए।
जिसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 970 का रहेगा और ऊपर में अपसाइड में 1022 और 1066 तक के टारगेट संभावित रहेंगे। ओके। अगले दर्शक है राजा पटेल भोपाल से। गेहूं का 15 फरवरी तक का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की जो ओपन मार्केट में गेहूं बेचने की खबर के बाद से तो गिरावट जरूर दिखी है, 10% तक की गिरावट आ गई है। क्या लग रहा है 15 फरवरी तक का किस तरह का ट्रेंड रहेगा गेहूं का, भूपेश जी? जी, गेहूं के अगर इंटरनेशनल भाव में देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट पिछले महीनों में देखी गई है, परंतु अभी नई फसल पिछले अगर कई सालों के आप ट्रेंड देखेंगे तो जैसे ही नई कोई फसल आती है तो तब लास्ट में गेहूं के दाम एक बार तेज होते हैं। तो अभी जैसे ही नई फसल आने से पहले ये भाव में तेजी रहेगी और जैसे जैसे फसल आने आना स्टार्ट हो जाएगी वैसे वैसे इसके दाम स्टेबल होते हुए दिखेंगे। ओके। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता झांसी से और महेश हैदराबाद से। गोल्ड पर राय जानना चाह रहे हैं इंट्राडे के लिए। नवनीत जी, क्या राय है गोल्ड पर इंट्राडे के लिए? जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है और 57,100 के आसपास अप्रैल वायदा लेने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 56,950 का आप स्टॉप लगाएं, 57,400 500 तक के लेवल्स आपको अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। भूपेश जी, महेश जी ने 57,286 रुपए में एक लॉट गोल्ड शॉर्ट कर रखा है। ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने शॉर्ट किया होगा। क्या करना चाहिए इनको, भूपेश जी? जिस भाव का इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है उस भाव का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेसिस पर इन्हें फॉलो करना चाहिए और अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। नीचे में 57,020 और उसके नीचे 56,910 रुपए तक के टारगेट आज शाम के सत्र में संभावित रहेंगे। नवनीत जी, आरयू पटेल हैं अहमदाबाद से। इनका सवाल है कि आज सिल्वर में क्या करें, क्या करना चाहिए नवनीत जी आज? सिल्वर के प्राइसेस थोड़े इरेटिक है और मुझे लग रहा नहीं है कि कुछ खास डायरेक्शन हमको लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रहा है सिल्वर में। अगर 69,100 के ऊपर जाते हैं सिल्वर तो एक नई तेजी उसमें शुरू होगी, बट अदरवाइज थोड़ा सा दबाव का माहौल रह सकता है और 68,000 के नीचे 67,200 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये रेंज कंटिन्यू रहेगी अगले 1-2 सेशंस के लिए। ओके। जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। आ, भूपेश जी, क्या करना चाहिए आज? नेचुरल गैस और क्रूड किस लेवल पर खरीदे या बेचे, दोनों ही काउंटर में बता दीजिए आज के लिए। सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करूंगा। नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है। जब तक नेचुरल गैस ऊपर में 245 और 250 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, इसमें नेगेटिविटी बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ क्रूड की बात करें तो क्रूड आज शाम के सत्र में 6530 रुपए के ऊपर अपसाइड में सस्टेन करता है तो हो सकता है कि 6580 और 6610 तक के एक पुलबैक के भाव दिखाए। अन्यथा नीचे में 6450 के नीचे ट्रेड होता है तो नीचे में 6377 और 6311 के भाव भी संभावित रहे। अगले दर्शक हमारे साथ दिलीप चौहान है नांदेड़ से और रूपाराम है जोधपुर से। रूपाराम कपास पर राय जानना चाह रहे हैं और दिलीप जानना चाह रहे हैं कि क्या आएगी, क्या कॉटन मार्केट में, कपास के मार्केट में तेजी आगे दिख रही है क्या, भूपेश जी? जी बिल्कुल, काफी अगर इंटरनेशनल वायदा को देखें आइस कॉटन को तो वहां पर मुझे 82-83 सेंट की मंदी समझ नहीं आती हाल हाल फिलहाल और कहीं भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट दिखता है। अपसाइड में एक बार 92 सेंट और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो 101 सेंट तक के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। ओके। अगले दर्शक है राज एमपी से। सिल्वर मिनी क्या 65,000 तक आ सकता है कि नहीं 15 दिनों में? क्या लग रहा है भूपेश जी, 65,000 सिल्वर मिनी पे दिख रहा है आपको क्या? दोनों अगर प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो मुझे गोल्ड का बाजार ओवरऑल अभी भी तेज समझ आता है। अगर सिल्वर की तुलनात्मक स्थिति देखें तो सिल्वर का बाजार काफी नेगेटिव समझ आता है और यहाँ से नीचे में 67,200 और 66,300 के भाव बहुत आसानी से मुझे अचीव होते हुए समझ आते हैं। राजस्थान से कॉटन सीड ऑयल केक का टारगेट जानना चाह रहे थे अगले हफ्ते के लिए। क्या लग रहा है कॉटन सीड ऑयल केक में, भूपेश जी? कॉटन सीड ऑयल केक का फायदा अभी भी नेगेटिव बरकरार है। इसमें 2900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी बनेगी, देखने को मिलेगी। अपसाइड में 2967 और उसके ऊपर 3010 तक के टारगेट आसानी से संभावित रहेंगे।
ओके। समीर है बुलंदशहर यूपी से, नेचुरल गैस में आज के लिए स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। आज के लिए कोई कॉल है क्या एनजी में, नवनीत जी? वेल, नेचुरल गैस में हम 5% लोअर प्राइस ट्रेड होते हुए देखे हैं और मुझे लगता है कि 220 का जो सपोर्ट लेके बाउंस किया है वो एक अच्छा सपोर्ट है। 220 के नीचे फ्रेश सेलिंग आ सकती है, मगर अगर कोई रिस्की ट्रेड बाय करना चाहे तो 220 के स्टॉप से कीजिए। 235 242 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। पवन है कानपुर से, जिंक इन्होंने 257 रुपए पे बेचा है, क्या करना चाहिए? शॉर्ट कर रखा है 257 रुपए 50 पैसे पे, हालांकि भाव तो काफी ऊपर है। क्या अब क्या लग रहा है यहाँ पर नवनीत जी जिंक में? वेल, मैं एलिमेंट देखो तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न डेवलप होते हुए नजर आ रहा है और काफी सारे फंडामेंटल पॉइंटर्स ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर चाहे तो अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं और एवरेज पोजीशन के हिसाब से इनको एक एवरेज एग्जिट भी मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। फिलहाल के लिए जब तक 305 का स्तर नहीं टूटता है, प्राइसेस 292 285 तक के लिए नीचे आ सकते हैं। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के बाद अब एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गाडगिल साहब हैं, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बजट से आप इंडस्ट्री वालों की, आप लोगों की जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आपकी क्या डिमांड है सर इस बार? नमस्कार। नमस्कार सर। बजट में इस बार सबसे बड़ी मांग पूरी इंडस्ट्री की है इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। पिछले 3 साल से हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो सोने चांदी के ऊपर है बहुत हाई है और इसके कारण स्मगलिंग बढ़ रहा है। ये साल देखा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का गोल्ड इंपोर्ट बहुत बढ़ चुका है और हमें आशा है कि इस बार गवर्नमेंट गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी में 3 से 4% की कटौती करेगी। प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है और अभी ऑर्गेनाइज मार्केट में और ब्लैक मार्केट में बहुत प्राइस डिफरेंस हो रहा है। 2-3 हजार 4,000 रुपए तक का डिफरेंस चल रहा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि पैरिटी के लिए ये ड्यूटी घटाना बहुत जरूरी है। इसके बाद 2-3 चीजों के ऊपर हम लोग गवर्नमेंट से लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक है डिजिटल गोल्ड जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर गाइडलाइंस और उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़े क्लैरिटी की जरूरत है जिससे ये डिजिटल गोल्ड का पैमाना और बढ़े भारत भर में। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में क्या नया रूलिंग चाह रहे हैं सर? कुछ सफाई चाह रहा हूँ, डिजिटल गोल्ड में किस तरह के प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं? तो डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ी दिक्कत आज है कि डिजिटल गोल्ड ना सेबी के अंडर है ना आरबीआई के अंडर है। तो उसपे जो रेगुलेशंस है ओके, उसकी हम चाह रहे क्लैरिटी। ओके, रेगुलेटर आप चाह रहे हैं कि इसके लिए भी एक रेगुलेटर हो ताकि लोगों का भरोसा बढ़े, मार्केट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। बहुत सही बात है। और तीसरी डिमांड क्या है सर? 2 डिमांड तो हमने नोट कर ली आपके। IIBX को जो गोल्ड एक्सचेंज बना है गिफ्ट सिटी में, उसके वो जो एक्सचेंज चालू हो चुका है लेकिन उसमें कारोबार नहीं है। तो उसमें बायर सेलर का आना चाहिए, उसमें मार्केट डेवलप होना चाहिए। और जो हमारी मांग है कि इंडिया शुड बी अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स उठने चाहिए कि ये साल में देखें हम लोग कि फॉरेन बायर्स और इंडियन सेलर्स एक दूसरे का साथ व्यवहार कर सके गिफ्ट सिटी में IIBX के मार्ग से। और इंडिया में जो बुलियन एक्सचेंज बनेगा वो एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा एक्सचेंज जो बनने का प्लान है, इसकी तरफ हम लोग आगे मुड़ सकते हैं। तो गिफ्ट इसके ऊपर गवर्नमेंट से थोड़े प्रोविजंस चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और इसको पुश करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जोर लगना चाहिए। चलिए, 4 अच्छी डिमांड आप लोगों ने रखी कि गिफ्ट सिटी के मार्केट जो बुलियन एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसका दायरा बढ़े, प्राइस डिस्कवरी के लिए अपना घरेलू बाजार हो, और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग कर रहे हैं क्योंकि उससे स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक मांग है। और डिजिटल गोल्ड का एक रेगुलेटर होना चाहिए ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों का भरोसा ज़्यादा बढ़े। सर, गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर है, खबर ये आ रही है कि फिजिकल में काफ़ी डिस्काउंट पर गोल्ड मिल रहा है, क्या पीएनजी में भी इस तरह के डिस्काउंट आप लोग दे रहे हैं क्या ग्राहकों को? सर, मार्केट में गोल्ड सस्ता मिलेगा तो हर एक को गोल्ड सस्ता ही मिलेगा। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये जो अभी प्रीमियम चल रहा है, डिस्काउंटिंग चल रहा है, ये एक लेवल पे आना चाहिए। और अगर ड्यूटी घट जाती है तो हर लेवल पे एक गोल्ड वही प्राइस पे आ जाएगा। डिस्काउंट की बात चले तो अभी डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिस्काउंट भी बना रहेगा। प्राइसेस कम है तो हर जगह अभी थोड़ा प्राइसिंग में थोड़ी डिस्काउंटिंग दिख रहा है। ओके, शुक्रिया गाडगिल साहब, आपने वक्त निकाला, बजट पे अपनी डिमांड भी रखी और इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है ये भी बताया। शुक्रिया सर। धन्यवाद।
चलिए अब वक्त हो गया है बजट पर ही कुछ खास कारोबारियों की बात आप तक पहुंचाने की। वो लोग सरकार तक क्या बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। हम बात करेंगे मसाला कारोबारियों की, उनकी बजट से क्या डिमांड है, आइए सुन लेते हैं। बजट में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ऐसे में कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ मसाला कारोबारी है, देश के जाने माने मसाला कारोबारी है। महावीर गुप्ता जी, सबसे पहले आप क्या चाह रहे हैं, बजट में क्या ऐसा हो कि मसाला कारोबार हो देश में, इसको बढ़ावा मिले? मसाले कारोबार के लिए जो बढ़ावा, सबसे बड़ी बात हमारा जीएसटी का 5% का जो इशू है वो एक बहुत बड़ी है, क्योंकि जीरा की कीमत आज 400 रुपए किलो हो गई है। उस हिसाब से अगर देखें तो जीएसटी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो सरकार से हमारी यह आग्रह है कि जीएसटी को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, रेट बढ़ी है, तो जीएसटी अपने आप में बढ़ा है। लेकिन अगर वो चाहे तो थोड़ा सा कम करके व्यापारियों को रियायत दे सकती है, तो हमारा उत्पादन जो है वो बाहर विदेशों तक जा सके, पूरे देश में जा सके, सब जगह जा सके। ओके, हालांकि जीएसटी बजट के बाहर का मुद्दा, लेकिन डेफिनेटली एक सरकार से इनकी डिमांड है कि जीएसटी में रियायत की। सर मुंद्रा साहब, आप डायरेक्टर हैं जोधपुर जीरा मंडी के, क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही कारोबार में? हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने बड़े कंज्यूमर भी हैं, एक्सपोर्टर भी है, लेकिन उस जितना पोटेंशियल है देश में, उस पोटेंशियल को हम पूरी तरह से भुना नहीं पा रहे। क्या दिक्कतें हो रही है, क्या करने की जरूरत है, और सरकार से आप लोगों की इस बार क्या उम्मीद है? बजट सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। देश भर में 199 जो मसाला का उत्पादन होता है, उसमें लगभग 80 तरह के मसाले राजस्थान में उत्पादन होते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की जो भी पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी में कभी भी मसाला उत्पादक किसानों को या उद्योगपतियों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। इस बार 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय सरकार ने जो केकेसी करके एक टैक्स लगाया है, वो 0.50, देश में कहीं भी किसी भी मसालों पर टैक्स नहीं लगा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगाया। अब जो महंगाई में आज 400 रुपए किलो जीरा है, तो 2 रुपए किलो की कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है। तो सरकार जहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, देश भर में मसाला का उत्पादन राजस्थान में बढ़ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा मार्केटिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण आज यहाँ का जो मसाला का उद्योग है वो अपने लिए संघर्ष कर रहा है। उसी का परिणाम है कि आज जयपुर में राजस्थानी स्पाइसेज एसोसिएशन द्वारा एक बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। ये राजस्थान में पहली बार हो रही है। जहां ऐसे आयोजन सरकार को करने चाहिए, वहां सब व्यापारी और उद्योगपति जो मिलकर आयोजन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ही मांग है कि जो करों में विसंगतियां है उनको दूर करे और व्यापारियों को राहत दे, जिससे यहाँ के मसाला का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे और यहाँ के राजस्थान के जो मसालों की खुशबू है वो देश विदेश में फैले। यानी इनकी डिमांड है कि कैसे कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार के लिए जो पॉलिसीज है उसमें बदलाव करना चाहिए, टैक्स में राहत की उम्मीद ये कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह की इवेंट ये लोग कारोबारी आपस में ऑर्गेनाइज कर रही है, सरकार की तरफ से भी इसकी फंडिंग होनी चाहिए, सरकार की तरफ से इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे साथ दिनेश सोनी जी श्री श्याम इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। सर, आप भी एक बड़े मसाला कारोबारी है, आप क्या चाह रहे हैं? मसाला कारोबार को अगर देश में बढ़ाना है, इसके रियल पोटेंशियल को अगर यूटिलाइज करना है, तो क्या करना चाहिए? सर, किसान खूब मेहनत कर रहा है, दिनों दिन मसालों का उत्पादन भी बढ़ रहा है और मसालों का यूजेज भी बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट भी जबरदस्त बढ़ रहा है, विदेशों में अपने मसालों की जबरदस्त मांग बढ़ रही है। लेकिन सरकार को हमको एक्सपोर्ट में भी कुछ इंसेंटिव मिले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारे जो टैक्स की विसंगतियां है, जैसे मंडी टैक्स में है, इस प्रकार की अगर सुविधाएं देते आने वाले समय में राजस्थान से जो मसालों का उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है। और हम इसी प्लेटफॉर्म से आपको रास को धन्यवाद देते हैं कि रास ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जो सरकार देना चाहिए उसकी जगह रास ने दिया है, जो आज हम लोग अपना प्रोडक्ट पेश कर पा रहे हैं और मार्केट में सब जो बाहर से मसाला कंपनियों हैं उनको दिखाने के लिए हमारे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इसलिए हम राज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सरकार से भी ये अपेक्षा करते हैं कि जिस ढंग से मसालों का उत्पादन बढ़ रहा है, उस तरह से सरकार भी कुछ सपोर्ट हमारा करे। ओके, हमारे साथ बिमल बेंगानी जी है। तमाम तरह के ग्रेन से लेके स्पाइसेस तक के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, घरेलू कारोबार है, पुराने कारोबारी कोलकाता से यहाँ पर आए हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं कारोबारियों को? इस बजट में क्या चाहिए? आप क्या डिमांड रख रहे हैं वित्त मंत्री के सामने? कारोबारियों को इस बजट के अंदर एक तो टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन एग्रो प्रोडक्ट पे हो और कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो। आज मसाला में जो है अपने इंडिया का नाम बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है